एग्जाम्पल आपसे तफसील से जानना चाहूँगा जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री से आपके बहुत गहरे रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। ननिहाल है आपका गुजरात, आपने महाराष्ट्र का तो जिक्र कर दिया, आप पैदा ही अहमदाबाद में हुए। और मुझे ध्यान है कि आपने बताया था कि नरेंद्र मोदी ना तो आपका जन्मदिन भूलते थे, आपके पिता दिलीप सरदेसाई का जब स्वर्गवास हुआ तो सुबह उन्होंने फ़ोन करके अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की, आपके साथ आपका दर्द भी साझा किया। लेकिन फिर मैंने वो तस्वीर देखी कि उनके रथ पे, चुनावी रथ पे वो सीट पर बैठे हुए हैं, आपको पायदान पर बैठना पड़ा, मोटी चमड़ी है, आप बैठे रहे और आज बातचीत भी नहीं होती। ये बदलाव जब आप 10 साल की बात करते हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा समझा पाएंगे इन बडिंग जर्नलिस्ट को? देखिए, मैं मोदी जी को उस जमाने से जानता हूं जब रथ यात्रा 1990 में हुई थी। तब मैंने वो रथ यात्रा, अडवाणी जी की रथ यात्रा थी, उसे कवर किया था। और मैं समझता हूं किसी नेता के साथ दोस्ती मत करिए, लेकिन अगर कोई दोस्त मैं समझता था एक तरह से, तो मोदी जी उनमें से शामिल थे, क्योंकि मेरी अच्छे संबंध थे। हम आंध्रा भवन में जाकर महीने 2 महीने में एक बार खाना भी खाते थे साथ में। वो गुजरात से आते हैं, मेरे नाना जो थे वहाँ पुलिस अफसर थे, तो मेरी उनके साथ अच्छी, एक तरह से रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब 2002 के दंगे हुए और जिस तरह से हमारी कवरेज हुई, उसके बाद रिश्तों में थोड़ी दूरी हुई। इसके बावजूद संबंध चलते रहे। लेकिन एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शायद वो एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जहां मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूं। अब जब नेता इतना बड़ा बनता है तो वो नीचे क्यों देखेगा? और ये हमेशा आजकल के नेताओं में ये मैं ज्यादातर देखता हूं। कोई नेता मंत्री बन जाता है तो वही नेता अपने आप को एक तरह से ऐसे पायदान पर समझता है। और मैं ये हर पत्रकार को कहूंगा, पत्रकार जो होता है वो कॉकरोच होना चाहिए। और कॉकरोच क्यों? क्योंकि ये जानिए, जब एक ना एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब लगेगा और अगर पाकिस्तान आप पर फेंके या आप पाकिस्तान पर फेंके, अगले दिन आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि हाँ, एक दिन ब्रेकिंग न्यूज हुई कि न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया है, क्योंकि बाकी सब खत्म हो जाएगा, कॉकरोच बचेगा। तो पत्रकार हमेशा बचेगा, और पत्रकार कॉकरोच जितना रहे उतना अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम पत्रकार जो हैं सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये टीवी ने हमें बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी, मैं एक रिपोर्टर था, हमारी बायलाइन आती थी अखबार में, बाय स्टाफ रिपोर्टर। अब हर पत्रकार का चेहरा आता है, कुछ के बड़े होर्डिंग्स होते हैं। तो जैसे हम भी सेलिब्रिटी बन गए, मुझे लगता है नेता भी जान गए, देखिए ये सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन इनको भी अपनी जगह दिखानी है। तो मोदी जी ने मुझे अपनी जगह दिखा दी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पलट कर राजदीप, ये भी कहा जाता है कि देखिए अब प्रधानमंत्री मोदी आपको इंटरव्यू नहीं देते और लोगों को देते हैं। पुराने निजाम में आपको सोनिया गांधी, मनमोहन के मिल जाते थे। मतलब कहा यह जाता है आप उनके थे, आज इनके नहीं है, इनका नंबर आ गया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए ये गलत है। 2004 और 14 के बीच में मिसेस गांधी ने इंटरव्यू मुझे दिए, मोदी जी ने भी दिए और मनमोहन सिंह ने दिए। अब सरकारें बदलती है, लोगों का मन बदलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात अच्छी लगी, कुछ दिनों पहले मैंने एक किताब का एक प्रोग्राम किया था जिसमें मनमोहन सिंह जी पहले रो पर बैठे थे। उस प्रोग्राम में हमने मनमोहन सिंह की सरकार की बहुत आलोचना की। एक बार भी मनमोहन सिंह ने मुझे नहीं कहा कि जो आप कह रहे हैं गलत है। प्रोग्राम के बाद मुझ पर आए और कहा इसी तरह से हमारी आलोचना करते रहिए। मुझे अच्छा लगा। आज की तारीख में बहुत कम नेता है ऐसे जो बैठेंगे फ्रंट रो में, उनकी हम आलोचना करेंगे और उसके बाद भी वो कहेंगे जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। ये एक फर्क आ गया है। इसमें हम ना मोदी जी का नाम ले या किसी व्यक्ति, ये देश भर में हुआ है। आज अगर आप बंगाल से है, यहाँ कोई बंगाल से होगा, आप बंगाल से है, अगर आप ममता दीदी की आलोचना करें तो आपको पूरी तरह से ना इंटरव्यू मिलेगा, छोड़िए एक व्यक्ति को तो जेल भेजा गया फेसबुक पोस्ट की वजह से। आप किसी भी राज्य, नीतीश कुमार, आप जाइए बिहार में और नीतीश जी की आज आलोचना करिए, क्या नीतीश जी आपको इंटरव्यू देंगे? नहीं देंगे। आप जाइए, कहाँ जाइए,
नवीन पटनायक के पास जाइए। इस देश के नेता जो है महाराजा बन गए हैं, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए, और यही फर्क हुआ है। इसीलिए जो पत्रकार और नेता के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो संबंध टूट गया है, क्योंकि नेता महाराजा बन गए और पत्रकार और सेलिब्रिटी। हम भी कोऑप्ट होने को तैयार हो गए क्या? लाल कृष्ण आडवाणी की जो वो फेमस लाइंस थी इमरजेंसी की, यू वर आस्क्ड टू बेंड, यू बिगन टू क्रॉल, हैव वी बिगन क्रॉलिंग अगेन? देखिए, मुझे कन्वीनियंट हो जाता है, फिर आपके दरवाजे खुल जाते हैं, आप उनके सुर में सुर मिलाइए, दरवाजे खुल जाएंगे, इंटरव्यू मिल जाएंगे। देखिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। अगर हम इसी तरह से ये सोचे कि क्या नेता मुझे इंटरव्यू देगा, अगर मैं उनके खिलाफ स्टोरी करूं तो क्या, अगर इस तरह से पत्रकारिता होगी तो पत्रकारिता कैसे होगी? लेकिन आपकी बात सही है कि जमाना बदल गया है, और इस बदलते हुए जमाने में हां, पत्रकार जो है उसका अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो अब नहीं रह गई है। रीढ़ की हड्डी हर व्यक्ति में होनी चाहिए। आपको वो एक तरह से आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आप कह सके नो। मुझे अच्छा लगता है जब कोई यंग पत्रकार मेरे पास आता है और कहता है सर ये जो स्टोरी जो चल रही है गलत है। आप में वो क्षमता होनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है ताकत होनी चाहिए, कहिए गलत, कोई आपको रोकेगा नहीं, ये आप जानिए। अगर आप कह सके, हमें वही तो कमजोरी हमारी है संदीप, हम अब नो नहीं कह पाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो कमजोर हो चुकी है। It is easier to say all this being a consulting editor.